एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल ही एक अलग गेम है। It has not been an easy journey. चूना लगा, बहुत लगा है, हर 4-5 साल बाद एक अच्छा बड़ा झटका लगा है। इंसान के परखने की शक्ति आई। जो हमारे पार्टनर थे वहाँ पे वो भाग गए। हर एंटरप्रेन्योर इसका डसा हुआ जरूर है। बिल्कुल होता है। 2 दफा रोड पर आया, क्या ये लिटरली ऐसा हुआ? वो पत्थर 2 साल बाद मैंने चाइना में जाके रोड पे फेंके। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये काम हुआ तो मैं तो लिटरली उठना बैठना चाइना की फैक्ट्री में किया, वहीं सोता था। हमारी फील्ड बहुत टफ है इन अ वे के देयर आर ओनली 5 or 6 पीपल हु आर डूइंग दिस लाइक ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज के गेस्ट एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है। पीडब्ल्यूसी से कैरियर की शुरुआत करी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में लीडरशिप रोल्स में सर्व किया और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा और स्पेन में अपनी ट्रेडिंग कंपनी बिल्ड की और आज मेहरान मारमी और मेहरान कमोडिटीज और सराफ के को फाउंडर के तौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रीशेप कर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंसेस गेम चेंजिंग इनसाइट्स देते हैं। प्रेजेंटिंग यू बिलाल हसन। उठने की भी कहानी बताया ना। जितना हमारा वॉल्यूम था उतना लोगों का कंबाइंड वॉल्यूम नहीं था। बड़े चले थे बिजनेस करने, एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा बोला गया है तुम क्या कर रहे हो। शार्क टैंक की कहानी बताएं कि वहाँ पहुंचे कैसे। एक हफ्ते पहले तक तो मुझे था भी नहीं कि जाना है, इवन 2 दिन पहले तक मैं सोच रहा था यार जाऊँ नहीं जाऊँ। तो आप बता रहे थे अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपी चलता है, क्या हकीकत है? सारी ट्रेड पाकिस्तानी रुपीज में होती है, यस, एंड सारी ट्रेड। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई लाइसेंस चाहिए होता है ये सब काम करने के लिए? एनी ट्रेडर कैन डू दैट, एनी ट्रेडर हु हैज। तो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक लाइसेंस कुछ भी नहीं है और बहुत टाइम से नहीं है। नॉर्थ अमेरिका या यूरोप क्यों नहीं डायरेक्ट टारगेट कर रहे? चाइना में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट प्लान क्या है? बड़ा ज़बरदस्त आपकी जर्नी रही। हमने कोयला बहुत बड़े वॉल्यूम में किया, लेकिन कोयला करके हमें अंदाज़ा हुआ कि उसमें से मुंह काला होना है, हमने वो छोड़ दिया। डेफिनेटली मैं शेयर खरीदूंगा आपकी कंपनी के। देखते हैं आप मेरी शेयर एज अ शेयर होल्डर मेरी वैल्यू कहाँ लेके जाते हैं। मैं फॉलो करना चाहता हूँ जेफ बेजोस की एग्जांपल, उसने हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट की। कोई ऐसा मैसेज जो आप एंटरप्रेन्योर्स को, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को, उस दुखी एंटरप्रेन्योर को जिसको इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या देना चाहेंगे? अगला दिन चेंज होगा, अगला महीना चेंज होगा, अगला हफ्ता चेंज होगा, सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपसे मेरे ख्याल से 1 तिहाई से ज़्यादा हो गया मुलाकात हो रही है। फर्गूसन के बाद मेरे ख्याल से अब मुलाकात हो रही है। पोस्ट 2010, यस, 15 इयर्स ऑलमोस्ट। बिल्कुल ऐसे 15 साल। तो माशाल्लाह काफ़ी बुजुर्ग होके मिले हैं मुझे। जी बस वो गर्दिश है यहाँ, क्या ही कह सकते हैं। आप मुझे अब ये बताएं कि ये बुजुर्गी कैसे हासिल की, कहाँ चले गए थे भाई आप और एकदम से मंजर आम पे आए हैं टीवी पर? क्या अफगानियों के साथ डील कर लें, आपको भी आ जाएगी बुजुर्गी 10 साल तक। बना देते हैं आपको। हाँ। तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पहले तो ये कि फर्गूसन कैसे आना हुआ और फिर एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल ही एक अलग गेम में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सफ़र से थोड़े से मौके निकलते हैं। फर्गूसन बेसिकली मेरा इंटर 2004 आदम जी से। उसके बाद आपको पता है उस वक्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक वेव थी, आप भी मोस्ट प्रॉब्ली सेम बैकग्राउंड से होंगे, तो लोगों ने अप्लाई किया। मेरा भी वही था, तबानीज एंड देन फर्गूसन में काम करते हुए आई वाज वर्किंग इन सेक्शन सी, ड्यू डिलिजेंस और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी अंडर हसन नज़ीर। मुझे वो काम बहुत पसंद था। आई ऑल्सो डिड CFA का पहला लेवल भी मैंने उस वक्त कर लिया था। बट व्हाट हैपेंड इज बाय चांस उस वक्त 2010 में माय फादर पास्ड अवे, माय मदर हैज ऑलरेडी पास्ड अवे पहले। तो लास्ट 6 months इन फर्गूसन वाज रियली टफ विद रिस्पेक्ट टू, आई डिडंट हैव लाइक ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग स्टूडेंट होता है, यू डोंट रियली हैव, इट्स अ टफ प्रोफेशन ना, बट यू डोंट हैव एनी मनी, यू डोंट हैव एनी सेविंग्स। फिर फादर का एक साया चला जाना, फिर उनके एसेट्स और ये सारी चीजें, हमें पता ही नहीं था, इतना अचानक से सब कुछ हुआ, तो उसके पीछे भागम दौड़ बहुत ज्यादा थी। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम के व्हेन आई वाज डन विद ऑल ऑफ दिस, मुझको चांस मिला ट्रैवल करने का। तो आई थॉट टू टेक अ सबैटिकल एंड आई जस्ट वांटेड टू गो अवे फॉर 2-3 months। मैं 2-3 कंट्रीज गया था, बट चाइना में जब मैं लैंड किया, वहाँ पे मैं एक छोटे से टाउन में ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पत्थर आए हुए हैं बिकने के लिए, एंड लोग लिटरली मोबाइल के ऊपर उस वक्त इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, तो कैलकुलेटर जो बड़े वाले होते हैं उसके ऊपर पैसे लिख रहे थे। चाइनीज़ को इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी कि वो नंबर ट्रांसलेट कर सकें, और पाकिस्तानियों को इतनी चाइनीज़ नहीं आती थी कि वो देख सकें। मुझे बहुत जल्दी अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे मतलब गैप। किस साल की बात है? 2010 की बात है। 2010 की बात है, तो 2011 होगा, लाइक बिल्कुल आर्टिकलशिप एंड ही हुई होगी इस टाइम। आर्टिकलशिप एंड हुई थी और उसके फौरन 2-3 महीने बाद सही मैं चला गया था। मैं वापस पाकिस्तान आया, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ यहाँ पे भी कोई इतने बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि एक बेसिक
एजुकेशन बैकग्राउंड से भी इस फील्ड में हैं। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने मेरे एक कज़न है, मेरे मेंटोर भी हैं, तारिक साहब मेरे बहनोई होते हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान में फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, वो अपना जो मार्बल है वो किसी एक्सपोर्टर को देते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तारिक भाई आप मुझे दे दें, मैं चाइना लेके जाता हूँ। मैं चाइना लेके गया, मुझे काम समझ आया। सैंपल सैंपल शिपमेंट कह लेंगे, छोटी सी शिपमेंट में लेके गया 6 कंटेनर से, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं लेके गया, वो मटेरियल बिक गया, मुझे वहाँ समझ आया। लेकिन लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं आया, लोग मिल गए। दिस इज अ लाइक आई वर्कड वेरी वेरी हार्ड इनिशियली। बेसिकली हुआ ये कि मैं चाइना तो पहुंच गया मटेरियल लेके, लेकिन वहाँ पे मेरे पास कोई ना कनेक्शन था ना कुछ था। तो वो ज़माना था जब बिजनेस कार्ड्स चलते थे। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉक द लेंथ ऑफ शारे फैसल, इन जो कि मैंने 3-4 दिन में कंप्लीट की। और हर जगह पे मैंने अपने बिजनेस कार्ड दिए कि मैं पाकिस्तान से, और वहाँ पे एक गूगल ट्रांसलेट का बिल्कुल बेसिक वर्जन था, मुझे याद है। उस पर मैं उनको बस मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई मटेरियल इज़ इन फलानी यार्ड, प्लीज वर्क विद मी, इस तरह करके। तो मुझे कोई 4-5 दिन लगे थे टू कंप्लीट दिस, बिकॉज दोनों स्ट्रेच पे शॉप्स थी। अकेले गए थे? अकेले, बिल्कुल अकेले मैंने किया। मुझे कहीं से भी कोई सक्सेस नहीं मिला। एक कस्टमर के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि अकेले लोग थाईलैंड जाते हैं, आप चाइना वो भी इस मकसद काम करना था। तो मुझे कहीं पे भी कोई सक्सेस नहीं मिला। मेरे साथ पे ये हुआ कि मैं एक रेस्टोरेंट में एक पोटेंशियल क्लाइंट को लंच कराया था, डिनर, मुझे याद नहीं, वो उठ के चला गया। उसने ऑब्वियसली मेरे साथ कोई काम नहीं किया। तो पीछे एक खातून बैठी हुई, वो उठी और उन्होंने मुझसे कहा कि आर यू बिलाल? मैंने कहा यस। चाइनीज खातून? चाइनीज। तो उसने कहा आर यू बिलाल? मैंने कहा यस। तो उसने मुझे कार्ड दिखाया। उसने कहा कि मुझे पास 3-4 जगहों से ये कार्ड आए हैं, आई नो इंग्लिश एंड आई हेल्प पीपल सेल देयर स्टोन्स इन चाइना। तो आई वॉज अबाउट टू कॉल यू ऑल्सो, आई वॉज अबाउट टू कॉन्टैक्ट यू। इस तरह से कोई बात की। मैंने उसको बताया ये। उसने कहा मैं आपका मटेरियल देख चुकी हूँ एंड आई हैव 2 ऑफर्स, तो आप मुझे बताएंगे आपको क्या करना है। फौरन रास्ता बना दिया। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। वो लड़की मेरे साथ अब भी काम कर रही है। इट हैज़ बीन 15 years नाउ, वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर। शी इज़ माई एजेंट in China. Every stone that I've ever sold in China has been through her. तो अच्छी एक हमारी रिलेशनशिप बन गई, अच्छी एक वो बन गई। वहाँ से लाइन निकलती गई। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ ये जो मैं स्टोन्स लेके गया था मार्बल, ये बेसिकली पाकिस्तान के ही थे। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अफगानिस्तान से ऑनिक्स बेसिकली एक स्टोन है, वो आता है जिसका बहुत ही ज़्यादा चाइना में काम था, फैशन था। वहाँ से मैंने शुरू किया। किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है ऑनिक्स? 2 पर्पज़ हैं बेसिकली। ये जो जिन स्टोन्स में हम डील करते हैं उनको डायमेंशन स्टोन्स कहते हैं। डायमेंशन स्टोन्स वो होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरी वगैरह के लिए नहीं इस्तेमाल होते। मार्बल का ही यूज है। मार्बल का ही यूज है। तो ऑनिक्स इज फंडामेंटली अ मार्बल दैट इज जस्ट ट्रांसलूसेंट। उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। तो चाइना में उसको एज अ बैकड्रॉप, एज अ इवन फानूस वगैरह में बहुत ज्यादा लगता है। और ये फैंसी में ही आता है। फैंसी में आता है। ये सब एक्सोटिक आइटम्स और महंगे आइटम्स में आते हैं। ये सस्ते ग्रेनाइट्स वगैरह से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमने इनिशियली वहाँ से फिर ले जाना शुरू किया अफगानिस्तान से। तो देयर इज दिस टाउन नियर द ताफ्तान बॉर्डर, दालबदीन नाम है वहाँ का, वहाँ पे। तो वहाँ से अफगानिस्तान के स्टोन्स आते थे। मेरे फिर आप समझे 2012 से बहुत ज़्यादा चक्कर वहाँ दालबदीन के लगने शुरू हुए। ये इतना बैकवर्ड टाउन है कि यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज 2019 में या 2018 में। दालबदीन इन अफगानिस्तान? No, Dalbadin is in Pakistan. In Pakistan. And Dalbadin is this small town just before Taftan. Taftan is the Pakistan-Iran का border. Basically उस जगह पे एक ट्रायंगल बनता है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, एक नेक्सस बन जाता है। ठीक है। तो दालबदीन जिस रोड पे, उस रोड का नाम लंदन रोड है। लंदन रोड? या तो बाय रोड आपको अगर लंदन ट्रैवल करना है तो दैट इज द रोड दैट यू यूज। ताफ्तान, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट्स द फ्रॉम पाकिस्तान यस। तो जो टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं वहीं पे आके रुकते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे चक्कर लगना शुरू हुआ। इट्स हैज नॉट बीन एन इजी जर्नी। is lot of to and fro, lot of mistakes, lot of wishful thinking, lot of I would even say delusional thinking to be honest कि यार ये बंदा ये कर देगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, लोग ऐसे कहानी सुनाने वाले बहुत मिलते हैं। और हम इनिशियली क्योंकि ऑब्वियसली इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, भरोसा भी किया करना पड़ता था क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ पे डील कर रहे हैं जो ज़मीन के नीचे से निकलती है। अब मुझे कोई बोल रहा है कि यार फलानी जगह इतना डिपॉजिट चूना लगा,
बहुत लगा है, मतलब अभी तक आप समझें कि हर 4-5 साल बाद एक अच्छा बड़ा झटका लगा है, और अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा तो इंसान के परखने की आई आपके अंदर शक्ति आई? वो भी आई। थोड़ा ये था कि टीम इस तरह की डेवलप हो गई कि मैं ये समझता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी का एक स्पेसिफिक रोल होता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रोल अब सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट का रह गया है। सेल साइड कह लें, ऑपरेशंस में पीछे हट गया हूँ, परचेजिंग से मैं बिल्कुल पीछे हट गया हूँ, फाइनेंसेस से मैं बिल्कुल पीछे हट गया हूँ, क्योंकि मेरी अभी भी असेसमेंट ऐसी है कि आप मुझसे कहेंगे कि यार लेट्स डू दिस, आई विल से ओके फाइन, हाउ मच मनी डू यू वांट, आई वांट टू परचेज दिस, फलाना ढिमकाना। तो हमने अब वो कंट्रोल्स बना लिए हैं, कंट्रोल सेटअप हो गए हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम टू सेव गार्ड अस। तो मेरा काम अब सिर्फ बेचना रह गया है। तो आई थिंक आई एम लकी कि आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। टीम उस तरह सेटअप हो गई है। तो ओके, अच्छा ये बताएं कि इस पूरी जर्नी के अंदर जब हमारी फ़ोन पे बात हुई पिछले हफ्ते, जब मैं सऊदीया में था और हमने भी डिसाइड किया हम पॉडकास्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपने जिक्र किया है कि मैं 2 दफ़ा रोड पर आया। क्या ये लिटरली ऐसा हुआ या बस ऐसे ही आपने? नहीं, लिटरली मैं कह सकता ऐसा हूँ। हुआ? यस, ऐसा हुआ। तो क्या उसमें वही हमारी कौम के कुछ नौजवान आपको मिले जिन्होंने ये किया, या आपकी कुछ गलतियां थी, क्या हुआ? देखिए, बेसिकली हम जिस कमोडिटी में वर्क करते हैं, स्टोन की मैं बात करूँ तो स्टोन की ना कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। गोल्ड की वैल्यू होती है, गोल्ड का एक्सचेंज भी है, गोल्ड की प्राइसिंग भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आप कहते हैं यार ये गोल्ड इतने किलो का है तो इसकी ये वैल्यू है। स्टोन की कोई वैल्यू नहीं है। स्टोन की वैल्यू आपके आंखों में ही होती है, आप उसको पहचान सकते हैं कि किस तरह से होती है। पहली दफ़ा जब मैंने नुकसान किया, मुझे स्टोन की इतनी पहचान नहीं थी। मुझे 3-4 साल हो चुके थे काम करते हुए। आई थॉट के यार मैं तो मुझसे बड़ा कोई टॉप चीज़ है ही नहीं, चैंपियन है नहीं, आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। वो पत्थर 2 साल बाद मैंने चाइना में जाके रोड पे फेंके, क्योंकि उसकी स्टोरेज भी मुझे महंगी पड़ रही थी। मैं लिटरली लोगों से मैंने ये बोला, ओरिजिनल? हाँ, मार्बल था, वैल्यू नहीं थी उसकी, मतलब उसकी वैल्यू, उसकी शिपमेंट की वैल्यू भी नहीं थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस टाइम। दिस इज़ 2013-2014 की बात है। तो वो मैंने लिटरली रोड पे फेंके कि जिसने उठाना है उठा ले, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्री के क्लाइंट्स थे मेरे, वो मैंने उनको ये भी कह दिया था आप ये ले जाओ, आप इसका कोई प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट को बेच के मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा नहीं, हम इस पर अपनी बिजली और लेबर भी ज़ाया नहीं करना चाहते। इतनी सब स्टैंडर्ड था? इतना सब स्टैंडर्ड था विद रिस्पेक्ट टू दैट मार्केट। इट वाज अ गुड स्टोन फॉर probably another market but not for that specific market. मुझे वो अंदाजा नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट वाज अ बिग डील। तो आई हैड borrowed money from friends and family इस तरह से। तो दैट पुट मी बैक अ लॉट, लाइक अ लॉट। दूसरी दफ़ा भी टू बी ऑनेस्ट इट वाज आल्सो फंडामेंटली बाइटिंग ऑफ मोर देन आई कैन च्यू वाली कहानी, इन अ वे कि आई वाज डीलिंग विद 3 कंट्रीज, जिसमें से एक वर्टिकल हमारा दुबई का ऐसा हुआ कि समवन जो हमारे पार्टनर थे वहाँ पे वो भाग गए। ओके, तो फिर हमारी सारी बिलिंग, सारी चीज़ें वो पाकिस्तानी इम्पैक्ट आया। ये वो पाकिस्तानी इम्पैक्ट आया, उस पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसका पे स्नोबॉल इफेक्ट जो बना, क्योंकि बाकी वर्टिकल्स भी हिट हुए। ऑब्वियसली वी आर वर्किंग विद, क्योंकि इसके डसे हुए ना हर एंटरप्रेन्योर इसका डसा हुआ जरूर है। बिल्कुल होता है। तो उसके बाद से हमने ना कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इस वक्त हमारा जो मॉडल पिछले तो ऑलमोस्ट 8 साल से वो बैक टू बैक मॉडल है। पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। अच्छा, अब पत्थर की पहचान है? पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब ये काम हुआ तो मैं तो लिटरली उठना बैठना चाइना की फैक्ट्रियों में किया, वहीं सोता था। वो लोग सुबह 5-6 बजे उठ के काम शुरू करते थे, मैं उनके साथ जाके खड़ा हो जाता था, फिर सीखा। फिर अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से पत्थर की पहचान है कि मुझे अंदाज़ा होता है कि अंदर से कट के क्या निकलेगा, किस मार्केट के लिए निकलेगा, उस मार्केट में किस क्लाइंट के लिए निकलेगा। वो मैं उसी वक्त पत्थर को देख के साइकिल समझ लिया। हाँ, वो साइकिल समझ गए। बट यस, हमारी फील्ड बहुत टफ है इन अ वे के देयर आर ओनली 5 or 6 people who are doing this like all around the world. नीश है बिल्कुल। It's a niche and Onyx itself is a niche because Onyx के जो डिपॉजिट है पूरी दुनिया में वो बहुत थोड़े से मेक्सिको में। इसके अलावा ये जो आपकी हिमालयाज की रेंज है जो हिंदू कुश शुरू होती है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और थोड़ा सा टर्की में, इसके अलावा ऑनिक्स की डिपॉजिट दुनिया में कहीं नहीं है। इस वक्त अफगानिस्तान एंड ईरान आर लकीयर इन अ वे कि उनका ऑनिक्स फैशन में, पाकिस्तान का पिछले 10 साल से नहीं है फैशन में, क्योंकि ग्रीन कलर के डिपॉजिट्स हैं और ग्रीन थोड़ा सा आजकल फैशन में किस कलर में आता है वैसे? ग्रीन, वाइट, पिंक, अच्छा, रेड, उनका किस कलर में? व्हाइट एंड पिंक प्रीडोमिनेटली। ग्रीन भी है बट ग्रीन इज नॉट इन फैशन, तो अब उनका भी ग्रीन नहीं चल रहा। हमारे पास मेनली ग्रीन है पाकिस्तान के पास। ऑनिक्स देख के आपको, वैसे मैं ऐसे ही कोई एथियस्ट कोई है तो उसको अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होना चाहिए जिस कलर स्कीम्स में ऑनिक्स आते हैं। ब्लू, अमेजिंग। ऑनिक्स एक बहुत बड़ी नीच थी, हमने वो काम किया तो 5-6 लोगों का सिर्फ हमारा एक, आप समझें कि अभी भी इससे ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे इस पे, लेकिन जो भी लोग हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी
trained in all of this because it's a very tough line of work. I start at 5 in the morning, शाम को 6 बजे पक्की रोड पे आते हैं. फिर अगर आप कराची बाई रोड आ रहे हैं तो it's another almost 14 hours drive to Karachi. And this is like ये जो लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, this is how tough their life is. It is tough and it's a niche also. चलें, गिरने की कहानी हमने बताई, उठने की भी कहानी बताया ना, क्योंकि असल ये होता है कि इंसान के ना हौसला टूट जाता है और फिर जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है ना, जो हमारी फैमिली है, वो अलग लान तान शुरू हो जाती है कि बड़े चले थे बिजनेस करने और अच्छा भला लगी, क्योंकि सीए तो बैकग्राउंड ऐसा है कि लगी बंदी आपको मिलती है, तो कंफर्टेबल लाइफ को आप छोड़ के आपने किया, तो ये मुश्किल ज़्यादा. तो 10 लोग ना जो खामोश होते हैं ना अभी तरक्की देख के, वो इंतजार कर रहे होते हैं कब आप गिरे और आपकी. I have been very lucky in a way that my family has been extremely supportive. Okay. Both professionally, even in the tough times. Okay. both professionally, both personally. ये चीज़ें मैंने नहीं सुनी कभी, एक दफ़ा भी नहीं सुनी, सिर्फ हिम्मत ही सुनी, हेल्प ही किया, इवन टू एन एक्सटेंट फाइनेंशियली भी हेल्प की जहाँ पे पैसों की ज़रूरत थी, डेट से चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा वो किया. कभी भी ये नहीं बोला कि इसको छोड़ दो कुछ और कर लो, हमेशा बोला तुम्हें ठीक लगे करो. हाँ, जब गलती हुई तो जो बड़े थे जिनका एक्सपीरियंस था, जैसे मैं तारिक साहब की सब बात करता हूँ, उन्होंने बिठा के समझाया ज़रूर, उन्होंने बताया ज़रूर कि यार देखो ये गलत था, इसको इस तरह से करो तो अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा. तो दैट हेल्प्ड. तो आई हैव बीन लकी इन दैट रिगार्ड्स, वेरी लकी इन दैट रिगार्ड्स. तो यस, वेरी सपोर्टिव फैमिली. अच्छा, अब जो माशाल्लाह से आपकी टीम है और फिर ये टीम आपने बताया था कि किसी के कहने पे ऐसी चलेगा, तो शार्क टैंक की कहानी भी बताएं कि वहाँ पहुँचे कैसे, कि आप इंतजार कर रहे थे कब शार्क टैंक आए मैं जाऊँ, या बस? नहीं, शार्क टैंक बेसिकली हमारे पास एक हमारे एम्प्लॉई हैं जिब्रान, उन्होंने हमें रजिस्टर कर दिया था शार्क टैंक के उसके लिए, बगैर पूछे. बगैर पूछे. बेसिकली हम लोग, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा, हमने 2020 तक, कोविड तक सिर्फ मार्बल और ऑनिक्स ही किया. 2020 तक हुआ ये कि मैंने आपको बताया क्योंकि हम सीख चुके थे नुकसान करके, तो हम सिर्फ बैक टू बैक ट्रेड्स कर रहे थे. अच्छा, बैक टू बैक ट्रेड्स का मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि मैं तस्वीरें भेजता था पत्थरों की अपने क्लाइंट्स को, वो चूज करते थे, मैं वही, मुझे पैसे देते थे, मैं वही उनके पैसों से वो चीज़ खरीदता था, खरीद के पाकिस्तान लाता था, वो आते थे, विजिट करते थे, उसको ले जाते थे, एक्सपोर्ट कर जाते थे. जब कोविड हुआ तो उनका आना खत्म हो गया, पूरी मार्केट से आना खत्म हो गया. मेरा तस्वीरों का मॉडल पहले से चल रहा था 2 साल से, तो जितना मार्केट का ट्रैफिक था वो मेरी तरफ डाइवर्ट हो गया. तो वी बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ मार्बल एंड ऑनिक्स फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 3 years स्ट्रेट. जितना हमारा वॉल्यूम था उतना लोगों का कंबाइंड वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि हमें वो चीज़ हम सीख चुके थे, तस्वीरों वाली बात जो थी. तो वी गॉट अ लकी ब्रेक इन दैट. तो ट्रेडिशनल मॉडल क्या था? ट्रेडिशनल मॉडल ये था कि जब मैंने आपको बताया कि जो लोग ऑनिक्स में डील करते थे वो जाते थे अफगानिस्तान, अच्छा, वहाँ डील करते थे उनसे, उस मटेरियल को पाकिस्तान लाते थे, चाइनीज़ पाकिस्तान आते थे, उनसे खरीदते थे और फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे. तो ये ट्रेडिशनल मॉडल था. या ये सब का सब मटेरियल अफगानिस्तान, चाइना चला जाता था, वहाँ पे बिकता था. जब ये चीज़ ही ख़त्म हो गई, ऑब्वियसली हमें उस वक्त एक एज मिल गया. जब हमें ये एज मिला तो हमने उस वक्त ये रियलाइज़ किया कि हमारी एक्सपर्टीज़ ये नहीं है कि हम कोई एक स्टोन एक अफगानिस्तान से ला रहे हैं. हमारी एक्सपर्टीज़ ये है कि हम एक नीश कमोडिटी एक ऐसे रीजन से ला रहे हैं जहाँ पे लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पे लोगों का इतना, इट्स नॉट ओनली दैट दे डोंट ट्रस्ट द पीपल हु आर वर्किंग देयर, इट्स ऑल्सो दे डोंट ट्रस्ट दैट जियोग्राफी, दैट रीजन एंड दैट ब्यूरोक्रेसी दैट्स हैपनिंग, द लॉजिस्टिक्स चैनल दैट्स हैपनिंग. हमारे तो ये सारे चैनल सेट हुए हुए हैं और सालों से सेट हुए हुए हैं. तो हमने और कमोडिटीज़ को अपने मिक्स में ऐड किया. हमने कोयला किया, हमने कॉटन किया, हमने मिनरल्स करने शुरू किया, और ये सब का सब सेंट्रल एशिया से हो रहा है. ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान. हमने LPG किया ट्रायल एंड एरर बेसिस पे. हमारा एक बड़ा वो है कि हम एक ट्रक लाते हैं, उसको चेक करते हैं, सही हुआ तो अगली दफ़ा 5, अगली दफ़ा 10, इस तरह से हम बढ़ाते रहते हैं. हमने कोयला बहुत बड़े वॉल्यूम में किया, लेकिन कोयला करके हमें अंदाज़ा हुआ कि उसमें से मुँह काला होना है, हमने वो छोड़ दिया. हमने फिर कॉटन, हमने एक कमोडिटी को पकड़ा कि कॉटन का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वो है. हमने लेड और जिंक इम्पोर्ट में बेसिकली अफगानिस्तान से जो इम्पोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एग्जेम्प्ट करती है डॉलर बाहर भेजने के लिए. वो पाकिस्तान रुपीस में सेटल होती है. इट्स अ वेरी बिग फॉरेन करेंसी सेवियर आल्सो फॉर पाकिस्तान. आप बता रहे थे अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपी चलता है, क्या हकीकत है? सारी ट्रेड पाकिस्तानी रुपीस में होती है. यस, एंड सारी ट्रेड ऑफिशियल बैंक दे एक्सेप्ट जो एक्सपोर्टर वहाँ का है वो पीकेआर में एक्सेप्ट, बिकॉज अफगानीज जो है ना, दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल. जो वहाँ के एक्सपोर्टर है तो वो किसी ना किसी चीज़ का इम्पोर्टर भी होगा. तो वो चावल फॉर एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, मेडिसिन यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो हर एक का कोई ना कोई इस तरह से काम चल रहा है, तो वो मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं. तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस व्हिच सॉर्ट ऑफ लाइक गिव अस दिस एज. हमने ये सारा काम उसी तरीके से हमने और कमोडिटीज़ को ऐड किया और उन कमोडिटीज़ को हमने अपने उसमें ले आए. 2023 में मुझको ख्याल आया शुरू में कि यार आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्सपैंड एनी मोर,
क्योंकि हम बूटस्ट्रैप थे, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम वो कर रहे थे एक्सपेंशन। तो मैंने कैपिटल रेज करने के लिए कोशिशें शुरू की। उसी कोशिशों के उसमें जो ये थे जिब्रान, उन्होंने देखा कि कहीं शार्क टैंक आ रहा है, उन्होंने हमें रजिस्टर कर लिया। इट वाज वेरी वेरी इंसिडेंटल। एक हफ्ते पहले तक तो मुझे था भी नहीं कि जाना है, इवन 2 दिन पहले तक मैं सोच रहा था यार जाऊँ नहीं जाऊँ, बट मैं चला गया। फिर मैंने हमने पिच दी, वो पिच वाज सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। आवर पिच इज़ द हाईएस्ट व्यूड pitch out of Pakistan. It almost has have around 1 million views by now. हम उसमें लकी हुए। फिर हमारा काम, इसका टिकट साइज भी सबसे बड़ा था ना? टिकट साइज भी सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया का ग्लोबल शार्क टैंक की फ्रेंचाइज की ग्लोबल हिस्ट्री की इट वाज द बिगेस्ट कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। तो वो टिकट साइज बहुत अच्छा था। प्लस उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें उस वक्त भी हेल्प कर गई इन अ वे के हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड था, बहुत ज़्यादा लाइक ऑफिशियल था, चीज़ें थी। क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, उसमें आप कर नहीं कंसीडरिंग योर फर्गूसन बैकग्राउंड तो होना भी चाहिए था। दैट ऑल्सो हेल्प, बट कल्चर भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑनिक्स आप ले लें, इट्स अ वेरी सीधा काम है। हम EFS स्कीम से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं, सारी रेमिटेंस बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ जाती हैं। सही है। कॉटन भी इट्स अ वेरी, तो काम भी सीधा था। तो वरना मैं ये समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान, उनके पास मुश्किलात आप कह लें, न्यूसेंसेस इतने हैं या ब्यूरोक्रेसी इतनी है, उनको रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अगर आप उनको भी फैसिलिटेट करेंगे तो दे विल चूज द इजियर वे, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे। आप अगर अबाइड कर रहे हैं लॉ, तो हमें फिर इस वजह से हमें एज मिल गया हमारी डील में भी, हमारी चीज़ों में भी। दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिस सारे प्रोसेस के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई लाइसेंस चाहिए होता है ये सब काम करने के लिए? क्या मतलब मार्बल इंपोर्ट एक्सपोर्ट? एनी ट्रेडर कैन डू दैट, एनी ट्रेडर हु हैज़ NTN GST, ओके, और वो आजकल तो मेरे ख्याल PSW ID बन जाती है GST के बाद। एनीवन कैन डू दैट, एंड लिटरली एनीवन कैन डू दैट। हाँ, तो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक लाइसेंस कुछ भी नहीं है, और बहुत टाइम से नहीं है, कोई मेरे ख्याल 20-25 साल से नहीं है। इंटरेस्टिंग, ये तो काफ़ी अच्छा है, कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। बस मेरे ख्याल से सही लोग मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया में पिछले 3-4-5 सालों में लाइसेंसिंग आसान हुई है। मतलब इट्स मोर डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन सऊदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना पाकिस्तान में। सऊदीया में जिस कंपनी ने ये काम किया है ना, उस कंपनी से मैं वाबस्ता हूँ। तो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वी इम्प्लीमेंटेड दैट प्रोडक्ट व्हिच यू आर रेफरिंग। तो आप वो ऑनलाइन आपको मिल जाता है, परमिट मिल जाता है, तो वी डिजिटलाइज दैट प्रोसेस। बट आप सही कह रहे हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस था। सऊदी एक मुश्किल कंट्री थी इंपोर्ट, लेकिन अब बहुत आसानी है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि स्पेन का भी कुछ जिक्र है, क्या है? स्पेन क्या करने गए थे? बेसिकली स्टोन जो है वो एक तरह आप समझ लें मेरा पैशन है, मार्बल एंड ऑनिक्स। और पाकिस्तान का जो मार्बल है या जो यहाँ के इस रीजन का ऑनिक्स है, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। दुनिया में इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें कम हैं। जिस तरह से मैंने ये चाइना में ये गैप आइडेंटिफाई किया, तो उस वक्त मैंने स्पेन में गैप आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उन मार्केट्स में है ही नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी मार्बल इंडस्ट्री कभी भी फिनिशिंग के लिए डेवलप हुई नहीं। Okay. उसका बड़ा रीज़न चाइना है। हम क्या करते हैं, हम बेसिक फिनिशिंग करके चाइना एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम कभी भी, फॉर एग्जांपल काउंटर टॉप्स किचन के हमारे यहाँ बनते हैं लोकल इंडस्ट्री में कंज्यूम होने के लिए, बट एक्सपोर्ट लेवल का इस वक्त भी वो क्वालिटी नहीं है, उसके पीछे मशीनरी भी नहीं है। इक्विपमेंट भी चाहिए। इट्स एन एक्सपेंसिव वर्क, इट्स नॉट आसान नहीं है। इट्स अ बिग सम गेम, इट्स अ $1 million गेम जस्ट टू सेट अप, कैपिटल इंटेंसिव, जस्ट टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एंड दिस इज लैंड की बात नहीं कर रहा मैं इसमें। एंड देन फिर एक्सपर्टीज, फिर लोग लेबर भी नहीं ट्रेंड है। और ये 10 साल पहले भी यही था, अभी भी यही है। 1-2 ही फैक्ट्रीज हैं या 1-2 ही इंडस्ट्रीज ऐसी लाइक इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं। तो आई रियलाइज्ड कि यार पाकिस्तान का मार्बल एंड ऑनिक्स वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, स्पेन, इटली, इन सारी कंट्रीज के अंदर पोस्ट ये जो 2010 का शॉक आया था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट अभी भी बंदी पड़ी हुई हैं। उनकी भी लोकल कंजम्पशन ख़त्म हो चुकी है, या वो सिंथेटिक टाइल्स टू चाइना की तरफ आ गए हैं, इम्पोर्ट्स पे आ गए हैं। लोकल इंडस्ट्री उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा ठप है। okay. तो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू टेक पाकिस्तानी मार्बल फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेन में प्रोसेस करवाता था। वहाँ से मैंने US भी एक्सपोर्ट किया है, मैंने ब्राज़ील भी एक्सपोर्ट किया है, मैंने रशिया भी एक्सपोर्ट किया है। अच्छा, वहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता था। तो मैंने स्पेन में एक कंपनी पहले स्पेन आता था, फिर आगे जाता था। स्पेन में प्रोसेस होता था उस तरह से, फिर आगे जाता था। क्योंकि मैं अकेला था,
उस हिसाब से टीम सेटअप नहीं हुई थी। हमारा बात का जो मॉडल है चाइना का, इट्स मोर लुक्रेटिव इन अ वे कि इट्स अ प्रॉपर बैक टू बैक ट्रेड। आपने बेचा, आपके पास पैसा आ गया, ख़त्म हो गया। वहाँ पे आपने मार्बल बेचा, फिर वो कटेगा, फिर वो प्रोसेस होगा, पॉलिश होगा, फिर वो शोरूम में जाएगा, फिर कोई कस्टमर आएगा, फिर उसको एक्सपोर्ट होगा, फिर पैसे आएंगे। तो 6 महीने का प्रोसेस था। हमारी इतनी वो नहीं थी कि हम उसको तो डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज वी डिडंट हैव दैट कैपिटल का एक्सेस कि हम उस चीज़ को सस्टेन कर सकते। तो अभी आपका मॉडल यही है कि आप इन कंट्रीज से, यानी अफगानिस्तान और ये जो कंट्रीज हैं इधर, इनसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, देन वो चाइना जा रहा है, चाइना में रिफाइंड फिनिश प्रोडक्ट बन रही है, देन वो एक्सपोर्ट हो रही है। चाइना की डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही खप जाता है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। होता होगा एक्सपोर्ट, लेकिन मे बी 3-4%। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत तो कम। तो आप ये नॉर्थ अमेरिका या यूरोप क्यों नहीं डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं? इसी वजह से कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। यूरोप में तो देखें, ये ना बहुत ज़्यादा फैशन एक चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों के कल्चर में फॉर एग्जांपल ब्लैक शलवार कमीज विल नेवर गेट आउट ऑफ फैशन। आप क्योंकि हम दोनों पहने हुए हैं। हम पहले भी दिस इज समथिंग यू कैन वेयर इन अ मीटिंग, यू कैन वेयर इन अ फ्यूनरल, यू कैन वेयर इन अ शादी, लाइक लिटरली यू कैन जस्ट वेयर ब्लैक शलवार कमीज एवरीवेयर। ये फैशन चेंज नहीं होगा, तो ये कोर फैशन है। तो फॉर एग्जांपल ऑनिक्स का चाइना में कोर फैशन है, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके यूरोप में वो फैशन खत्म हो चुका है। ओके ओके। यूएस में है, Okay. लेकिन यूएस के न्यूसेंसेस इतने हैं या फिनेस इतना मांगते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एंटर। बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कर सकता है तो आई वुड हाईली इनकरेज। फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू? नो, फ्रॉम जस्ट द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू कि उसकी क्वालिटी किस तरह से होनी है। नखरे बहुत हैं, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। तो अगर कोई कर सकता है तो करना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है यूएस की मार्केट इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ स्टोन, मार्बल एंड ऑनिक्स। अभी कौन एड्रेस कर रहा है इसको? कौन नहीं कर रहे? चाइना सर्व से कर कुछ रहा लोग कर रहे हैं, बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत ज़्यादा गैप है इसमें भी। अच्छा। बट देन अगेन इट्स अ वेरी बिग सम। चलें, इज़ अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन Yes. फॉर दोज जो कि परसू Correct, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कोई ऐसी नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ नहीं है फॉर्मेलिटीज नहीं है। और आपके रोड मैप को फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट प्लान क्या है? बड़ा ज़बरदस्त आपकी जर्नी रही, सराफ पर आ गए हैं और दुनिया जान चुकी है सराफ को, या जो नहीं जानते जान जाएंगे। नेक्स्ट प्लान क्या है? चलो, Hopefully, during the first half of next year, we are going public. माशाल्लाह। We are having our IPO. Hopefully, by the end of this year, हमारा prospectus submit हो जाएगा. So let's see what happens there. So we have K-Trade and different advisors with us on board already. Structure basically इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा encourage कर रही है businesses को regularize करने के लिए. ओके। To be honest, बहुत ज़्यादा lenient वो भी लिया हुआ है कि आप regularize हो जाए. So this is one of the things that has happened with us. People at PSX really encouraged us and really helped us, and to be honest, even to an extent showed us the way to, like, helped us. PSX, Pakistan Stock Exchange. Like by that I mean they told us कि ये आपका roadmap बेहतर होगा, and then obviously then. So they are kind of consulting you to get it done. Not consulting. Yeah, encouraging. Encouraging कह सकते हैं, just showing the path, just do this, and it's very professional. हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो हमारा एक जैसे आप लाइसेंस बनाने जाए, आप धक्के खा रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो हमारा ये होता है कि हमने धक्के खाने हैं। जब हम गए और हमने धक्के नहीं खाए और इंकरेजमेंट मिली, तो हमने कहा यार ये तो हो सकता है, व्हाई नॉट दिस। देन दिस इज द बेस्ट वे टू रेज मनी, दिस इज द बेस्ट वे टू वर्क। रेगुलाइज हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो creating a legacy, like आपकी कंपनी की You legacy will बनी start है। contributing in the economy as well. Yes, मतलब for example ये जो Interloop की है, they got listed in 2019. They are $500 million sales की और कंपनी बहुत अभी। स्पेसिफिक नीश है उनकी। सॉक्स और होइजरी आइटम्स, $600 million की इनकी लास्ट ईयर की रिपोर्टेड सेल्स है। दैट्स हाफ, Nice, yeah. मोर देन $500 million। तो हमारा भी कमोडिटी एक्सचेंज या उसमें हमारा भी होपफुली एक एंड गेम कहते हैं आप, जो बेस्ट गेम हो यही है, टू बिकम द लीडर, एंड दिस इंशाल्लाह विल हेल्प अस टू गेट देयर। नहीं, बस ज़बरदस्त है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी फर्टर्निटी का, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से बंदा एंटरप्रेन्योरशिप में आए, और बहुत ही यूनिक, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि जो फर्म चला रहे हैं ना, एंटरप्रेन्योर है। मैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड समझता हूँ, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि जिस दिन आप घर में बैठे खुदा ना खासा किसी भी रीज़न से, तो आपका मीटर बंद हो गया ना, तो वो एंटरप्रेन्योर वाला, यानी आप प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड नहीं कर रहे, आप एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर ही हैं। जैसे कोई डॉक्टर साहब क्लिनिक
इंजीनियरिंग में बैठे हैं, ठीक है, तो ये मुझे उनकी अपनी अफादियत है नहीं है, दे आर एडिंग वैल्यू, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर वाला वो नहीं है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब डेफिनेटली। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, ग्लोबल एक्सपेंशन का मुझे बड़ा पोटेंशियल लगा आपकी बातों से कि यार बड़ा पोटेंशियल है इसमें ग्लोबल एक्सपेंशन। आईपीओ इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट विद दैट, और डेफिनेटली मैं शेयर खरीदूंगा आपकी कंपनी के। देखते हैं आप मेरी शेयर एज अ शेयर होल्डर मेरी वैल्यू कहाँ लेके जाते हैं। मैं तो फॉलो करना चाहता हूँ जेफ बेजोस की एग्जांपल, उसने हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट की, तो दिस इज व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। और ये जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ्रेटर्निटी है, मैं तो उनको इनकरेज करूंगा बुक बिल्डिंग फेज में आए। नहीं, डेफिनेटली मुझे खुशी होगी इसमें पार्टिसिपेट करने, वुड बी नाइस। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन चाइना के अंदर हमारे काफी अच्छे फुटहोल्ड्स हैं। व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट? यस, वी आर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइंग। Now we are looking into minerals, especially the minerals that are जो आजकल इन हुए हैं, जो कि rare earth minerals हैं, उसमें we are already very close to do something there. It's just कब इस वक्त तो बात करना फजूल है उसकी। तो वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो, प्रोक्योरमेंट बेसिकली मेनली फ्रॉम पाकिस्तान। और चीज़ें मैं एग्रीकल्चर उसमें भी आ रहा हूँ, कमोडिटीज़ में, जैसे और जो वीट है या सारी और चीज़ें। कॉटन का आपने पहले, कॉटन हम कर ही रहे हैं, बट विद इन पाकिस्तान भी हम उसको वो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पोटेंशियल मार्केट दैट आई सी इज जीसीसी सऊदीया। आपको शायद अंदाजा हो या नहीं हो, रोड ग्रास बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, all across GCC, ओमान में, कतर में, सऊदीया में। तो this is something we are looking forward to expand into GCC countries with reference to our agricultural commodities, पाकिस्तान की अपनी agricultural commodities. So this is probably my next after the IPO inshallah, the next plan for that. Yes, so let's चलिए इंशाल्लाह, नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और उसके अलावा आपसे जो मैं सीखना चाहता हूँ वो ये कि कोई ऐसा मैसेज जो आप एंटरप्रेन्योर्स को, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को, उस दुखी एंटरप्रेन्योर को जिसको इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या देना चाहेंगे? ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। जस्ट हैंग ऑन, लाइक जस्ट लिव टू फाइट अनदर डे। मजे नहीं, मतलब बिजनेस की मौत नहीं करें। अगला दिन चेंज होगा, अगला महीना चेंज होगा, अगला हफ्ता चेंज होगा। सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होती है, फॉर द बेटर एंड फॉर द वर्स बोथ। जब अच्छे हालात में हैं तो वर्स के लिए तैयारी रखें, जब हालात अच्छे नहीं हैं तो लगे रहें, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आप चांस मिलेगा हमेशा, इस बात पे भरोसा रखें, हिम्मत नहीं हारे। और कोई टेक्निकल टिप? होमवर्क अच्छा करें। खास तौर पे बंदे के परखने वाली बात है ना, ये मैं सीखना चाहता हूँ, ये आर्ट। बंदे के परखना तो आप क्योंकि पाकिस्तान में होता है कि आप कॉल मिलाएं, नात आ रही होगी, ठीक है, तो मैं उसको ना रेड फ्लैग के तौर पे लेता हूँ कि ये बंदा जो कॉलर ट्यून में हाथ लगाकर मुझे मैसेज देना चाह रहा है, तो इसको जरा ड्यू डिलिजेंस की ज्यादा जरूरत है। सेम, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज के फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो इजी वे टू, देयर इज नो इजी आउट टू दिस। आप बंदों से डील करके ही बंदों को परखना सीखेंगे, तो आप ऑब्वियसली जब आप डील करेंगे तो आप नुकसान करेंगे, आगे पीछे होंगे। जो मेरी एक बहुत अच्छी या एक बहुत रेलेवेंट टेक्निकल टिप है, आई हैव सीन पीपल बेसिक सा होमवर्क करके या बेसिक सी वो करके घुस जाते हैं किसी भी चीज़ में। डोंट डू दैट। लाइक उसको अगर आप अपना होमवर्क आपका कंप्लीट होगा, यू वुड नो योर प्रोडक्ट इनसाइड आउट। इस वक्त मुझसे फॉर एग्जांपल मार्बल और ऑनिक्स में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात कर सके, या मुझे ऑब्वियसली सीखने को तो मुझे बहुत मिलेगा, लेकिन मतलब मैंने उस पर होमवर्क किया हुआ है। लाइक मैं बैठा हुआ हूँ, किसी भी नई कमोडिटीज़ के अंदर मैं घुसता हूँ या काम करता हूँ, तो उसके अंदर मैं उन रेलेवेंट लोगों के साथ बैठता हूँ। उठना बैठना बहुत ज़्यादा उस पर काम करना पड़ता है। नो वॉट यू आर सेलिंग, नो वॉट यू आर डूइंग। आप सर्विस प्रोवाइड करें, अपनी सर्विस आपको इनसाइड आउट पता होनी चाहिए, ग्रिप में हो, मतलब ग्रिप में हो। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल नॉट डू दैट। और इसी वजह से लोग धोखा खाते हैं, इसी वजह से धोखा भी इसी वजह से खाते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाएगी तो फिर जब आपको पता होगा कि आपका प्रोडक्ट कितने का है, तो आपको अगला बंदा चूना नहीं लगाएगा। आपको पता है आपके प्रोडक्ट की ये इंपॉर्टेंस है, तो आप डेस्परेट होकर उसको बेच नहीं दोगे, यार मुझे 1 महीने बाद पैसे दे देना। ठीक है, नहीं यार पैसे रखो, ये ले जाओ। सही। तो ये, हाँ, ये आपने बहुत ज़बरदस्त टिप दी कि आप पहले ग्रिप में लें, पूरा प्रोसेस समझें, ताकि लोगों पे रिलायंस की बजाय अपनी चीज़ पे आपको रिलायंस हो, अपनी नॉलेज पे रिलायंस हो। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज़ कही जाती है कि एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो बाय बर्थ ही होते हैं, बने बनाए आते हैं, और वो एक होता है, कीड़ा होता है, मतलब ना। अच्छा, वो आई ऑब्जर्व्ड इन यू ड्यूरिंग आर्टिकलशिप टाइम, ठीक है, फॉरम बात, क्योंकि वो मूसब हमारे जो मुश्तरका दोस्त हैं, वो उनसे सुनती कहानी मैंने, तो मुझे पता था कि है वो, मैं अपने अंदर भी देखता हूँ कुछ डिफरेंट करने वाली चीज़। तो क्या ऐसा है, या ये एक साइंस है जो किसी को भी ट्रेन करके या कोई भी नॉलेज एक्वायर करके बन सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हाँ, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है, फिर अपना शौक भी होता है। एक
मतलब मैं तो इसको इस तरह से भी लेता हूँ, यार किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो एज अ प्रोफेशन मुझे ये पसंद था तो मैंने ये कर लिया। लाइक मुझे लगा कि इस पर मुझे हाउ टू से मेहनत करूँगा भी तो वो दिक्कत कम लगेगी, You're passionate about it. yes. हाँ। तो मैं ये समझ सकता हूँ अपने लिए। फिर उसमें मैं फिर ढीठ बनना पड़ता है, ये भी एक मैं टिप दूंगा लोगों को कि ढीठ बन जाओ, प्रॉपर ढीठ बन जाओ। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे ग्रिप अच्छा है तो वो निकल आएगा, वो काम हो जाएगा। मतलब मुझे एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा बोला गया है तुम क्या कर रहे हो। आप मेरे दोस्त हैं, दे आर लाइक, जो मेरे बैचमेट्स हैं, यू नो, दे व्हेन आई वाज डूइंग इट दे वर लाइक, दे आर नाउ CFOs in multinationals and they were saying कि यार why are you doing this? And I was like यार करता हूँ ना, देख लेता हूँ क्या ही होगा। They were very encouraging but they actually asked me to sort of like think it through and सारी चीज़ें करो। तो एक तो ढीठ बन जाओ अपनी, देखो अगर तुम्हें अपने ग्रिप है वो, उसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड मेक दिस रील जो आजकल चली ना, क्या ही होगा, और फिर वो एक सॉन्ग चलने लगता है सक्सेस स्टोरी का। नहीं वो तो मैं एक मेरी बड़ी मशहूर एक नज़म है फेमी दरियास की, मुझे बहुत पसंद है। उसकी आखिरी वही है कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो एक दफ़ा करके देख लो यार क्या ही हो जाएगा। 4-5 साल ज़ाया होंगे, वापस आ जाना, कोई लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन अपनी काम करें। इसी से रिलेटेड एक सवाल वो ये कि अगर आपको मौका दिया जाए वापस फर्गूसन की आर्टिकशिप 2010 में ले जाएं, और फिर मैं आपको बोलूं कि भाई ये CFO का राउट है जो आपके दोस्त मशवरा दे रहे हैं, और एक यही वाली जर्नी जहाँ भी बैठे हैं, तो आप किसको चूज करें? विद हाइंडसाइट ये करूँगा और वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो पहले की थी। तो शायद 15 साल लगे, चुनेंगे ये रास्ता। हाँ 15 साल लगे, 7 साल लगे। वैसे भी आई थिंक इट्स मोर रिवॉर्डिंग टू बी ऑनेस्ट। हाँ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो आधा टाइम लग जाएगा। सही सही। चलें, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IPO। थैंक यू। और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे इंसाइट मिलती रहेंगी, और मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि इस स्पेस में आना चाहते हैं, मुझे पोटेंशियल भी देखा, और वो आपको डेफिनेटली रीच आउट भी कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और सीखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।